बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टाइम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। कराची के वसाइल, कराची के मसाइल के हवाले से बात करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमानों में मौजूद हैं, मोहम्मद अस्करी देवजानी जो यूथ फाउंडेशन संभालते हैं और बिजनेसमैन भी हैं, सोशल एक्टिविटी भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जो मौजूद हैं, सोहेल आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ कैप्टन वसी साहब हैं जो बहुत ही एक जिहाद करके समझो आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तरफ आऊँगा कि फाउंडेशन का काम, बिजनेस और ये सब किस तरह आप संभालते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि फाउंडेशन जो हम रन करते हैं वो इस तरीके से हम रन करते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर कोई ख़ास काम नहीं है। इसका काम ये है कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जो मुख्तलिफ हमें काम नज़र आते हैं, जिस पे काम करने की ज़रूरत होती है, हम वो करते हैं। स्पेशली यूथ फाउंडेशन जो मेन काम करता है वो तदरीस के हवाले से करता है, बच्चियों को, लेडीज़ को दर्स के हवाले से। ये हमारा मेन फोकस होता है कि उनको दीनी तालीम दी जाए ताकि वो आगे चल के जो है अपनी पूरी नस्ल को जो है सुधार सके। ये मेन बेसिक हमारा मकसद है। जी, मलीर में भी है हमारा, गिलगित में भी है, PCHS में भी है और इंशाल्लाह ताला विद इन 2 मंथ्स हम इंशाल्लाह ताला उसको 3 और जगह जो है ओपनिंग इसकी स्टार्ट करेंगे। दीनी दुनियावी दोनों तालीमें? नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है दीनी तालीम दी जाती है। जो मेन मसाइल होते हैं लेडीज़ के, वुज़ू के हो गए, हज, उम्रा, ज़कात, रोज़ा, नमाज के शराइत, फराइज़, ये सारी चीज़ें, वो सारी नमाज के जो प्रैक्टिकल जो उसके रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उसमें जो शरई तरीके से उसको करने वो जी बिल्कुल। एक छोटी सी चीज़ हम खाली ये सोचते हैं कि अगर एक लेडीज़ या एक बच्ची कोई भी वुज़ू करना भी सही तरीके से सीख लेती है हमारे यहाँ से, तो जब तक वो वुज़ू करती रहेगी और अब जब तक अपनी नस्लों को ये वुज़ू सिखाती रहेगी, हमें सदके जारिया मिलता रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, सोहेल आबदी साहब। सर, इस वक्त पीपल्स पार्टी पे बड़ी तनकीद हो रही है, क्या कोई काम हो रहा है या वाकई तनकीद हो रही है? देखें, तनकीद बराए इस्लाह हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तनकीद बराए तनकीद जब होती है ना तो वो कोई मसला नहीं है, करते रहते हैं लोग। अच्छा, बसा औक़ात ये सुनने में आया है कि अक्सर पार्टी के लोग मेरे पास बैठे हैं, उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या वजह काम नहीं होता? वो कह रहे हैं कि वफाक पैसे नहीं देता। तो ऐसा ही है? नहीं, देखें, ये तो फैक्ट है कि कराची को एक काफ़ी अरसे से वफाक यानी सिंध को जो एक हिस्सा बनता है। देखें, 18th अमेंडमेंट जो हुई थी सूबाई खुद मुख्तारी के लिए, और जिसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि इससे पहले 2 हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वैसे 3 की 3, लेकिन मैं 2 की बात करूँगा ज़िया रजीम के बाद, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक नॉन इलेक्टेड पर्सन, सदर पाकिस्तान, जो पब्लिक इलेक्टेड नहीं होता है, वो डिसमिस कर देता था, पसंद हो नापसंद या किसी के इमा पे। जरदारी साहब ने वो अपने इख्तियारात, प्रेसिडेंशियल जो पावर थे, वो डेलीगेट कर दिए थे पार्लियामेंट को कि जब पार्लियामेंट इलेक्टेड होती है तो यही किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नॉन कॉन्फिडेंस के ज़रिए उसको बेदखल कर सकती है, हटा सकती है। अदरवाइज़ किसी नॉन इलेक्टेड पर्सन का ये राइट नहीं है। तो बहुत बड़ा क्रेडिट है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। और दूसरे 18th अमेंडमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन तो मेरे ख्याल में हुई नहीं, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसके अंदर कुछ मतलब अमेंडमेंट ला के उसके जो पावर्स हैं उसको कम किया जाए, और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी बदकिस्मती है कि कराची के अंदर जो कराची का मैंडेट लेके आने वाले लोग थे, मेरे ख्याल में कराची का नक्शा और कराची जो लाइट ऑफ सिटी था, ये डार्कनेस ऑफ सिटी बन गया, गार्बेज सेंटर बन गए। तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की ज़्यादा है कि जो अपने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर को, मेरे ख्याल में जब से MQM वजूद में आई है, 87 में पहले लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद से 88 में जब जनरल इलेक्शन हुए
तो एमक्यूएम शरीके इख्तियार रही है किसी न किसी सूरत में, जितने भी रहे। 2 टर्म्स हमारे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, PMLN का रहा, परवेज मुशर्रफ का रहा, और अब इमरान खान का है। तो आज भी किसी न किसी सूरत में अलाई है एमक्यूएम, चाहे वो बहादुराबाद की सूरत में हो, PIB की सूरत में हो, किसी और सूरत में हो। तो जब आप हर पार्टी के साथ शरीक इख्तियार रहे, तो कराची को फिर भी आप रोशनियों का शहर जो था उसको मजीद बेहतर बनाने के बजाय वो बदतरीन होता चला गया। ऐसा क्यों? 2017 का भी मैं बताऊं, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का फॉर्मर प्रेसिडेंट हूं, कराची के फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की खुसूसन बात करूंगा कि आप करियावाद पे दहली कॉलेज बड़ा मशहूर कॉलेज है, मेमन फाउंडेशन से जब आप आगे जाएंगे, वहाँ आबादी के बीच में एक पार्क था। उस पार्क को गार्बेज ट्रांसफर सेक्शन बना दिया गया। वहाँ आप जाएं तो आप देखेंगे कि आप वहाँ पे मतलब इतना ताफुन, स्कूल साथ में, कॉलेज साथ में, और बच्चे तरह तरह की बीमारियाँ गंदगी से फैलती हैं। लेकिन 2017 में ये वादा किया था जब वसीम अख्तर मतलब कराची के मेयर थे कि नहीं हम इसको शिफ्ट कर देंगे, लेकिन वो आज तक नहीं हो सका। अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर और मुर्तज़ा वहाब हैं और दीगर अजला के अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो मेरी बात हुई और मुर्तज़ा वहाब साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि वाक़तन हम कराची को वो कराची देखना चाहते हैं जो कराची अमन व सुकून व शांति का गहवारा था, और ख़ूबसूरती कराची की पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा मशहूर थी, और ये कैपिटल सिटी है पाकिस्तान का। अब सुनने में आ रहा है कि काफ़ी पीपल्स पार्टी काफ़ी चेंजिंग करती जा रही है, जी, खुद बुद हो रहा है और तबादले हो रहे हैं पार्टी के अंदर ही, तो ये क्या कराची को डेवलपमेंट करने के लिए सारा? देखिए एक बात सुने, यकीनी बात है कि कराची लोगों ने काम नहीं किया, कराची डेवलप होगा तो सिंध डेवलप होगा, सिंध डेवलप होगा तो पाकिस्तान डेवलप होगा। बिल्कुल। और हमारा नारा हमेशा फेडरेशन का नारा रहा है। हमारा कोई मतलब नेशनलिज्म पे हम यकीन ही नहीं रखते, हम फेडरेशनिज्म पे यकीन रखते हैं, जिसकी बुनियाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर से रख के, लाड़काना से ही बनाई थी उन्होंने पीपल्स पार्टी, लाहौर में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो हम ये समझते हैं कि फेडरेशन को मजबूत होना चाहिए, और फेडरेशन की एक बड़ी इकाई सिंध और ख़ासकर ये शहर कराची। लेकिन काफ़ी प्रोजेक्ट जो है रुके हुए हैं, ग्रीन लाइन का भी सुनने में बार बार आता है, तो ये क्या वजह है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? पहले पिछला जो भी था वो एक अलग मामला था, लेकिन अब तो अब नई काबीना आ रही है, नई खोद बुद हो रही है, जो लोगों ने काम नहीं किया उनको हटाई जा रही है पीपल्स पार्टी, बाकी आगे। देखें, मैं ये समझता हूँ कि कराची को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए वफाक को पूरा साथ देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, तो मैं ये कहूँगा कि मुखालफत बराए मुखालफत के तहत कोई भी तनकीद जो है वो बेकार होती है। मुखालफत बराए इस्लाह के लिए अगर कोई बात कोई भी करे तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन होती है। तनकीद में ऐसा हमें एक पेज पे आना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हेडक्वार्टर कराची होता है। वो चाहे किसी एक सूबे की पार्टी हो, चाहे वो KPK की पार्टी हो, अगर थोड़ा सा भी उनका है तो कराची में ज़रूर अपना एक ऑफिस बनाते हैं। पंजाब की पार्टी हो, चाहे उनकी कराची में कोई वर्थ ना हो, लेकिन चाहे वो फेडरेशन की पार्टी क्यों ना हो, लेकिन कराची में उनका एक हेड ऑफिस ज़रूर होता है। इसी तरीके से किसी भी सूबे की कोई पार्टी होती है कराची के अंदर, जो कराची के अंदर पॉलिटिक्स करता है वो पूरे पाकिस्तान में बड़े इजीली पॉलिटिक्स कर सकता है। लेकिन सिर्फ कराची के लिए या सिर्फ सिंध के लिए पॉलिटिक्स करना तो वो नेशनलिज्म पे होती है, और उस पर हम यकीन नहीं रखते। हम करते हैं नेशनल स्पिरिट पे यकीन। हम कैप्टन वसी साहब के पास आएंगे। ये पूरा एक वाक़या था 10 साल पहले जहाज़ के अगवा होने का, मैं थोड़ी सी आपसे तफसील जानना चाहूँगा इस हवाले से। जी, ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं मेट्रो TV का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे बुलाया और लब कुशाई का मौका दिया। जहाँ तक हाईजैकिंग का वाक़या है, मैं कराची से असब जा रहा था, मसावा। रास्ते में मुझे हाईजैक मसावा एरिट्रिया है जो पुराना एथोपिया कहलाता है, सही, वहाँ मुझे रास्ते से मुझे किडनैप किया गया। और ये एक बड़ी लंबी दास्तान है, ठीक है। इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हुए, इंडिया इन्वॉल्व हुआ, इसको पॉलिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया गया। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी। 1 साल तक
मैं वहाँ पे होस्टेज रहा और मुझे ये यकीन नहीं था कि कल की सुबह देख पाएंगे या ना देख पाएंगे। इतनी दहशत उन्होंने रखी थी, इतनी दहशत रखी थी, मार पीट, तशद्दुद, ठीक है। मगर अल्लाह ताला ने मुझे जो कामयाबी दी सबसे बड़ी ये पायरेसी की हिस्ट्री में है कि आम तौर के पर अगर 3-4 महीने जो जहाज़ अगवा रहता है उसमें 5-6 कैजुअलिटीज़ होती है। मैं 1 साल अगवा रहने के बावजूद अपने किसी बच्चे को मरने नहीं दिया। तो ये है मेरा। तो ये सोमालियन जो ये काम इन्होंने किया था, ये कोई बैरूनी और मुल्कों की भी कोई ताकत थी या उनका इंडिविजुअल ये सारा काम था? इसमें सारी बड़ी ताकतें मिली हुई थी। अच्छा। सारा गेम उन्हीं का था, उनका नेटवर्क पूरा था, बहुत बड़ा नेटवर्क था पूरी दुनिया में। मकसद अगर वक्त बहुत कम है वरना मैं आपको बोले। ये कि आप देखेंगे 2010 में इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका पूरा ख़त्म कर दिया था, इस्लामिक कंट्री सारी। इधर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और सोमालिया हालत जंग में है 30 साल से। यमन में जंग हो रही थी, रेड सी में। रेड सी में इन्होंने क्या किया कि सूडान रकबे में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क था, उसके 2 टुकड़े कर दिए। इंडोनेशिया की तरफ आ जाए, तैमूर जो कि सबसे बड़ा इस्लामी आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क था, उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो सारे मुल्क को तबाह करके अब ये गल्फ की तरफ आना चाह रहे थे। गल्फ चूंकि यहाँ ऑयल है, इस वजह से गल्फ में किसी किस्म का जंग नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने ये शोशा छोड़ा पायरेसी का, ताकि इनकी ट्रेडिंग खराब हो और ये हमें आवाज दे, हम आए। और वो आ गए अंदर, क्योंकि अभी सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें जो शिपिंग की सब उनके पास है। और यही लोग करते हैं। जैसे कि एक अदारा है UKMTO, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये वो है, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैं यहाँ से सेल करके गया, सेफ पैसेज वो देते हैं हमें। जब मैंने उनको अपना बताया कि मेरे पास इतने क्रू है, मैं इतने दिन में यहाँ पहुँचूंगा, और बिल्कुल वही जब पायरेट्स हमारे चढ़े, हमें कैप्चर किया, तो उन्होंने जेब से पर्ची निकाली और सारी इंफॉर्मेशन उनके पास थी। ये मेरे साथ जिंदा हुआ ये। वो दी उन्होंने होगी ना? दी उन्होंने होगी। मगरबी ताकतें इन्वॉल्व थी जी। और जो डीलिंग होती है पैसे की, रैंसम मनी की, वो अमेरिका में होती है, लंदन में या दुबई में। और ह्यूमन राइट्स की इनकी जो एक औरत बनी हुई है वो कीनिया में रहती है, वो भी अमेरिकन है। तो बहुत बड़ा ये वो है। मजीद इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं कि आखिर क्या हुआ था और ये किस तरह फिर ये बाहर आए और किसने फंडिंग की। चल रहा था सोमालिया के हवाले से जो अगवा का हुआ था, और इस पे अब मजीद गुफ्तगू करते हैं कि किसने फंडिंग की थी इस पे। देखिए, इसमें फंडिंग में मेन जो बल्कि आपके टीवी के तवज्जुह से मैं उनका आज फिर शुक्रिया अदा करूँगा। उनमें सैर फहरिस्त हैं अकील करीम रेड्डी भाई और उनके जो बिरादरान हैं M.A. चुनाई भाई वगैरह। इसके अलावा मलिक रियाज साहब ने किया था। अच्छा। और पूरे तो इस तरह तो पूरे पाकिस्तान ने किया था हमें फंडिंग। लेकिन बड़े नाम इनके अकील करीम रेड्डी और मलिक रियाज साहब। बिल्कुल, ये हमारे चुनाई साहब का जो प्रोटोकॉल दिया CPLC के जरिए से सारा। बिल्कुल M.A. चुनाई भाई शुरू दिन से आखिर दिन तक हमारे साथ थे। और जरदारी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक जुमला बोला था जब बहुत ज़्यादा हाइट पे चला गया था ये, और टेलीविज़न पे बहुत आने लगा था, मेरी बच्ची बहुत टीवी पे आती थी, तो जरदारी साहब ने इशरतुल अब्बास साहब को कहा था गो अहेड। उसके बाद से मेरा ये जो है ना इशरतुल अब्बास भाई आए और उन्होंने सारा प्रोग्राम किया। अच्छा शफीर मेमन साहब, मैं चाहूँगा आप एक सवाल करें। जी जी। कि जो इतने अरसे इन्होंने सफ़र किया वो किस शिपिंग कंपनी का और उसका मालिक कौन था, ये तो पूछे इनसे। बताएं। उनका मालिक जो था, पार्टनर था उसमें हुस्न मुबारक का बेटा था। अच्छा। ठीक है। रेड सी नेविगेशन बहुत बड़ी कंपनी थी, इसमें और भी सऊदी अरब के भी शेख थे, इजिप्ट के बड़े लोग थे। ठीक है। तो वो लोग रैंसम नहीं देना चाह रहे थे। अच्छा। हाथ उठा लिया उन्होंने। हाथ उठा लिया था। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मुझे बचाना था, इसीलिए 2010 में आपको याद होगा कि हुस्न मुबारक के हुकूमत उलट गई और जनरल CC आए। तो फिर हमारी जो मदद करने में सबसे पेश थे वो जनरल शुजा पाशा थे।
उन्होंने एनओसी वगैरह भी हमें दिलवाया था, क्योंकि सियासी लोगों ने, कारोबारी लोगों ने, हर सबने शख्स ने, मिलजुल पाकिस्तान के जो है हर वो तबके ने, हेल्प की। हर शख्स ने हमारे लिए दुआएं की, इसमें कोई शक नहीं है। सर आपके साथ आपके पास आता हूँ, कल इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ बिजली का, ये बारिश तो थोड़ी सी हल्के से इशारा देते हो, लाइट बिल्कुल गायब, ये क्या है ये? देखिए अनफॉर्चुनेटली जब परवेज मुशर्रफ के दौर में उस वक्त कराची की शहनशाह और बादशाह पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपोजिशन में थी, शहादत नहीं हुई थी उनकी। जब KESC को प्राइवेटाइज किया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये अवामी इदारे के साथ ज़्यादती हो रही है। प्राइवेटाइज होने के बाद क्या मुशर्रफ एश्योरेंस देते हैं कि सहूलियात वही होंगी? जी बिल्कुल वही होंगी। उसके बाद मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में लोगों को जबरी रिट्रेंच किया गया। आज तक उनके केसेस कोर्ट के अंदर है, वो बेरोजगार है। तो आप क्या समझते हैं, ये जानबूझ के किया जाता है या फॉल्ट हो जाता है? मेरा ख्याल में तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थी कराची के इदारे के अगेंस्ट। देखें, कोई भी किसी मुल्क के अंदर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इदारा जब काम करता है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार में तो होना चाहिए। अब मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट जो कुछ भी बातें ये इख्तियार में आने से पहले करते थे, उसके बिल्कुल अपोजिट तमाम इनके इक़दामात सामने आ रहे हैं। अवाम को किसी भी किस्म को, और ये के इलेक्ट्रिक तो यकीन जाने एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है कि जिसकी लगाम ही किसी के पास नहीं है। वो सिर्फ आवाम को रौनने के लिए, एक्सिस बिलिंग के लिए, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। कोई स्लम में रहता है, कोई 80 गज के फ्लैट में रहता है, ये 120 गज के मकान में रहता है, ह्यूज बिलिंग है, सुनवाई कोई नहीं है। किसके अंडर में? लाजमी बात है फेडरल गवर्नमेंट। इसको फेडरल गवर्नमेंट देख रही है। गवर्नमेंट क्यों देख रही है? असेंबली में आवाज क्यों नहीं उठाते इसके? सिंध गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि 2018 या 19, 18 या 19 की बात है, जिसमें सईद गनी, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, तमाम मिनिस्टर्स ने इसके खिलाफ, इनका जो डिफेंस के अंदर एक हेड ऑफिस है वहाँ मुजाहरा किया था। सिंध गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने के लिए मैदान अमल में आई इन फेवर ऑफ पब्लिक। फेडरल गवर्नमेंट ने कोई उस पर मतलब यानी कि किसी किस्म का एक्शन ही नहीं लिया, तो सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है ये। जब परवेज मुशर्रफ ने इसको प्राइवेटाइज किया था आवाम की मंशा के खिलाफ, अवामी पार्टियों की मंशा के खिलाफ, तो उसने ये तक हम बेहतर फैसिलिटीज देंगे, आवाम को ज्यादा अच्छे अंदाज में फैसिलिटेट करेंगे, जो कि वो ना कर सके क्योंकि वो खुद एक डिक्टेटर था और सोच उनकी वही थी। ठीक है, आदमी अच्छे थे, उनकी शख्सियत पे नहीं, लेकिन उनकी सोच पे इतराज है कि गलत सोच थी, आवाम के खिलाफ थी। और ऐसे मुतादिद इदारे, अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जरदारी साहब के दौर में भी जरदारी साहब ने मना कर दिया था कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब के दौर में, और अब सुना है कि बड़ी तेजी से ही चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइज हो जाए। तो जब हम अपने इदारों को, कौमी इदारों को जब हम प्राइवेटाइज करेंगे तो उसके बाद की सूरत हाल कि मालकान क्या करेंगे वो आपको पता है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अपनी आवाम को जिससे मैंडेट लेके आए उनको हर किस्म की सहूलियात बाहम पहुँचाएँ, लेकिन वो मेरे ख्याल में फेल हो गई हमारी मौजूदा जो फेडरल गवर्नमेंट है। और आवाम कब आएगी सड़कों पे हमें नहीं समझ में आ रहा कि मतलब मैं तो ये कहूँगा थक चुकी है, अब वो नहीं, आवाम थक चुकी है, लेकिन बेरोजगारी घरों से, फाका घरों से निकल के आ गया बाजारों में। हुक्मरान खामोश बैठे हैं, कोई जूं नहीं रेंगती उनके कानों पे या बालों में। वो एक दौर था इंकलाब का, वो अब नहीं है। तो अब हर आदमी अपने मामलात में मसरूफ है, उसको अपने मसाइल जो है पूरे नहीं हो रहे, वो एहतजाज पे कहाँ जाएगा? नहीं मतलब और एहतजाज करने भी जाते हैं तो क्या हाल होता है उनका? पहले तो बहुत ज्यादा मसाइल थे, एहतजाज पे कैसे आ जाते थे, आधे घंटे में शहर बंद होता था, आधे घंटे में शहर खुल जाता था, लोग सड़कों पे आ जाते थे। अब तो आवाम बहुत ज्यादा, इस 3 साल के दौरान 18 to 21 मेरे ख्याल में जितने मसाइल आवाम को अब दरकार हैं इतने तो शायद माजी में कभी भी नहीं रहे। हर चीज इतनी मतलब रेशो ऑफ डियरनेस
इतनी रैपिडली मतलब वो अप हो रहा है, ह्यूज लेवल पे आ रहा है, उसको कौन रोकेगा? आवाम, आप बजट के अंदर सैलरीज में 10% आप इंक्रीज करते हैं उसको, और उसमें टियरनेस रेशो जो है वो आपका 300% है। आवाम कैसे मतलब गुजारा करेगी? डेली वेजेस का, अभी एक तो कोरोना, ये तो चले एक ऐसी वबा है जो इंटरनेशनल लेवल पे है। क्या कॉन्स्पिरेसी थी उन लोगों की जो कि मेरे ख्याल में सद्दाम हुसैन ने 2009 में कहा था, फिर 2011 में एक फिल्म बनी जिसके अंदर इस कोरोना का जिक्र हुआ कि ये एक ऐसा वायरस है जो, अब वो वायरस जो है अब वो उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिसमें हम खुद लगे हैं वैक्सीनेशन सेंटर। अभी फिर 10, 11 और 12 को 3 रोज़ा मेरी क़यादत में, इससे पहले भी मुख्तलिफ जगहों पे अपनी सिंध गवर्नमेंट से, अपने DHO, अपने जो फोकल पर्सन है डॉक्टर हीरा मुजफ्फर उडो, इन लोगों से मिलकर हम मुख्तलिफ इलाकों में सहूलियात हम पहुँचा रहे हैं कि हम वैन्स भेजते हैं अपनी, वैक्सीन करवाते हैं, और सिर्फ इसीलिए कि लोग जो है मतलब इस वबा से बचे रहें। नहीं, काफी इलाकों में तो ये काम हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जो हमारे इख्तियार में है, अब देखें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, आप यकीन करें पाकिस्तान का वाहिद उर्दू बोलने वालों का ज़िला है, और सबसे ज़्यादा रेशो एजुकेशन कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, जिसमें नॉर्थ फेडरल भी एरिया ऑन टॉप आते हैं। इनके ये हाल हो गए थे कि आप खुद इसी कराची शहर का हिस्सा हैं शब्बीर मेमन साहब, हम सब इसी कराची शहर के हैं, इसके सुधार की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अभी मैं बड़ा मुतमईन हुआ मुर्तज़ा वहाब से मिलके, जब उन्होंने बोला कि आब्दी भाई मैं इस चीज़ों को खुद पर्सनली विजिट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, डिप्टी कमिश्नर्स को, म्यूनसिपल कमिश्नर्स को, ये मेरी वाज़ेह हिदायत है कि पब्लिक कंप्लेंट कोई भी आए, लाजमी नहीं है पीएस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे वहाँ, एक आम पब्लिक का आदमी आ रहा है और वो आपसे शिकायत कर रहा है, तो शिकायत के इजाले के लिए आप लोग बैठे हैं, जेब में भरने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि हमारे मुल्क का ट्रेंड ही अजीब हो गया है, अपनी जेब भरो, आवाम जाए भाड़ में। लेकिन अब वो बेहतर चाहते हैं। नासिर शाह साहब पर्सनली उन्होंने विजिट किया, जब कभी बरसात हुई तो वो निकले, तो कहाँ भाई वो नाले का समा बन गया, तो वाकई जहाँ देखा वहाँ फौरी तौर से कि मैं नहीं जानता, कुछ भी हो कि इसको फौरन जो है आवाम के गुजरने के लिए, गाड़ियों के लिए रास्ते हमवार करें। और आप पहले क्यों नहीं अपना ड्रेनेज सिस्टम सही करते हैं कि जब आपको पता है मानसून का मौसम करीब है, बारिशें शुरू होने वाली है, आप ऐन मौके भी क्यों आते हैं, पूरा साल क्या करते हैं? तो जब अगर इनसे वाकई पूछा जाता माजी में भी, तो मगर वो बस इस सिलसिले में जो है ना मजीद बात करते हैं, बिजनेस की तरफ आते हैं। इस वक्त तो लॉकडाउन तो खुल गया, अब बिजनेस क्या पोजीशन है? नहीं, लॉकडाउन शब्बीर भाई कंप्लीटली अभी नहीं खुला है। फ्राइडे को अभी भी लॉकडाउन होता है, फ्राइडे को बंद किया जाता है। और आज आई थिंक कि प्रेस क्लब के बाहर हमारी, क्योंकि मैं कराची डीलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ, तो आज वहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर या किसी और डिफरेंट प्लेस पे, मुझे एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता है, भूख हड़ताल भी की जा रही है। जमील पराचा साहब का ऐलान हुआ है। भूख हड़ताल की जा रही है सिर्फ इसलिए कि जुम्मे को जो है ताजिरों का माशी कत्ल ना किया जाए। एक तो वैसे ही आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से एक बहुत अच्छा तबका जो है अफेक्ट हो चुका है। ऑलरेडी अफेक्ट होने के बाद फिर 5 दिन काम करने के बाद 1 दिन छुट्टी होती थी, हमारी 6 दिन काम करते थे, 1 दिन छुट्टी होती थी। अब ये बीच में इतवार का जुम्मे का भी दिन डाल दिया गया है। तो जुम्मे का दिन डालने का मकसद ये जो सेफ डे के नाम पे रखा गया है, इसकी मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्कूल अभी खुले, पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 महीने 3 महीने पहले से खुल चुके हैं ये स्कूल। कराची में स्कूल मेरे ख्याल में 2 दिन पहले या 3 दिन पहले खुले हैं ये स्कूल। जो हाल अभी कराची का हुआ है, चाहे वो फेडरल के हाथ में, वफाक के हाथ में, सूबाई के हाथ में, किसी के भी हाथ में, लेकिन जो इस वक्त कराची का हाल चल रहा है वो बिल्कुल ऐसा हाल चल रहा है कि जिससे सौतेले बच्चे की तरह सलूक किया जा रहा है। अच्छा, ये ऐसा बिजनेस की तरफ से ये बात आई है कि इंटीग्रल जो है वो जुम्मे के दिन छुट्टी होती है जी, तो वो परचेजिंग करने के लिए कराची शहर आते हैं। बिल्कुल। और कराची शहर बंद मिलता है तो ये परचेजिंग कहाँ करेंगे? हमारा बिजनेस ज्यादातर इंटीग्रल से होता है, वो टूटता जा रहा है। ऐसे ही बात है? बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है। ये जैसे हैदराबाद, सक्खर और दूसरे इंटीरियर सिंध के शहर हो गए, ये जुम्मे के दिन कम्प्लीटली बंद होते और इतवार को खुले हुए होते। कराची इस तरह होता था कि इतवार को बंद होता था और जुम्मे के दिन खुला हुआ होता था, तो वहां से लोग आते थे यहाँ जुम्मे वाले दिन अपनी खरीदारी दुकान बंद करके तो कोई नहीं आएगा, जिस दिन
बंद हो गया उसी दिन ही आएगा। अब वो जुम्मे के दिन अपनी खरीदारी करते थे और यहाँ से चले जाते थे। कराची वाले भी खुश होते थे कि जुम्मे के दिन उनका अच्छा बिजनेस होता था कि इंटीरियर सिंध से लोग आते, लेकिन आज जुम्मे के दिन कंप्लीटली इधर बंद होता है। काम आज भी हो रहा है, काम आज भी हो रहा है। लोग चोरी छुपे क्या करेंगे लोग, आप लाख मना कर दो, दफा 144 लगा दो इसके ऊपर। जब एक आदमी अपने बच्चे की भूख देखेगा, वो दफा 144 हो या दफा 288 हो, वो रुकेगा ही नहीं, वो अपने काम पर जाएगा। ऐसे लॉकडाउन का क्या फायदा है आपके लिए? क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो एक बड़ा इशू है। ये अक्सर ये होता था, जोड़िया बाजार का इलाका, छाटी लेन, जितने भी हैं यहाँ पर जो है सिंध के लोग आते थे और जुम्मे को परचेजिंग करते, और जुम्मे को बंद हो गया। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा कि लॉकडाउन जो करते हैं, ये कोरोना एक वबा का नाम है। इस वबा से बहुत सी कीमती जाने आज वो हमें नहीं रहे। बड़े बड़े मतलब शोरा आफाक नाम, इंटेलेक्चुअल्स हों, शोरा कराम हों, एक्टर्स हों, हमारे अपने मिनिस्टर्स हों, तमाम के तमाम इसी कोरोना की नज़र हो गए। हुकूमत अगर कोई पॉलिसी बनाती है, देखें पराचा हो या रिजवान इरफान हो या सलीम अहमद, ये जितने भी मतलब केडा के हों या आगरा के हमारे फैज़ान रावत वगैरह, असद काशिफ, ये लोग जितने भी हैं, ये जब नासिर हुसैन शाह साहब से मिले, उन्होंने इनकी बात को सुना और फिर कुछ रिलीफ भी दिया, जिसपे इन्होंने ऑन एयर चैनल पे आके, आपके यहाँ भी आते होंगे ये लोग लाजमन, उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन फिर कुछ हर्डल्स यहाँ, तो जब इनिशिएटिव लिया मुराद अली शाह ने, तो सबसे पहले तनकीद का निशाना बनाया इमरान और उनके सिलेक्टेड ने। लेकिन बाद में उनको ये मानना पड़ा कि मुराद अली शाह ने इनिशिएटिव जो लिया था सही लिया था अगेंस्ट द कोरोना। अब सियासी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वहाँ पे कहीं कहीं यकीनी बात है कोई मुराद अली शाह सीएम सिंध है, हो सकता है कि उनसे भी कोई गलत फैसला। मजीद इस पे जो ना बात करते हैं नाज़रीन, ये एक बड़ा इशू है कि जुम्मे के दिन जो है वो शहर बंद होता है और इंटीरियल भी बंद होता है, और इंटीरियल बंद होता था तो जुम्मे के दिन शहर में ख़रीदारी होती थी। ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद। बात हो रही थी जुम्मे के लॉकडाउन के हवाले से, और ये बात कंप्लीट करते हैं और ये पूछते हैं कि वहाँ एक बड़ा इशू आया हुआ है कारोबारियों का। जाहिर सी बात है कि अगर सिंध के इंटीरियल के लोग शहर में ख़रीदारी करने आएंगे और शहर बंद होगा तो क्या करेंगे, किस तरह कारोबार होगा, किस तरह सारी चीज़ें मैनेज होंगी? फैसल आब्दी साहब से पूछते हैं, सोहेल आब्दी साहब से पूछते हैं। देखें, अभी जैसा हमारे भाई अस्करी भजानी साहब ने कहा था, और ये हकीकत है कि ये कराची जो है इकोनॉमिकल हब है पूरे पाकिस्तान का। यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए आते हैं। हर रंग हर नस्ल का फ़र्द आपको कराची में नज़र आएगा, बाकी पूरे पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आएगा। अब जब इंटीरियर सिंध जो अंदरूनी सिंध कहलाता है, वहाँ के लोग, कारोबारी लोग कहीं और तो नहीं जाएंगे, अपने कराची शहर ही आएंगे। अब फ्राइडे उनका भी क्लोज और फ्राइडे आप यहाँ भी क्लोज कर रहे हैं, तो इस पे ज़रूर कंसीडर करना चाहिए कि आप फ्राइडे यहाँ ओपन रखें ताकि वो आए, आप संडे ऑफ रखें और अपनी ख़रीदारी करके फिर वहाँ जाएं। अब उनका भी ऑफ डेज में आ सकते हैं ना, यहाँ काम ही नहीं चल सकेगा, तो इससे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा है। असल जो उनका एहतजाज करने का मसला है ना, वो ये है असल। हाँ, तो वो मेरा ख्याल में कि मैं खुद पर्सनली भी बात करूंगा, उनकी ज़बान बनूंगा, और मेरे ख्याल में नॉलेज में होगा सीएम के भी और नासिर शाह साहब के भी और सईद गनी साहब के भी। कैप्टन साहब, आपकी तरफ आता हूँ, सियासी हालात क्या देखते हैं सारी पार्टियों के आने वाले वक्तों में? 2 साल रह गए। देखिए, सियासी हालात तो सबसे पहले तो हम अपने शहर की बात करेंगे। शहर की बात करने से पहले हम आपको 8 साल पहले ले जाते हैं पीछे, जब हमारे मुशर्रफ साहब ने जाने से पहले एक जुमला कहा था कि इस पाकिस्तान का खुदा हाफिज। इसी तरह आज से 15 दिन तक पहले मेरे जहन में भी ये चीज़ थी, जैसे कि सोहेल भाई ने भी कहा था कि मैं नाउमीद हो चुका था। 15 दिन पहले तक मैं भी नाउमीद था और कराची का खुदा हाफिज में कहता था, मगर पीपुल्स पार्टी ने एक नौजवान क़यादत मुर्तज़ा वहाब की सूरत में एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेजा, और मैं 15 दिन का जो रिजल्ट देख रहा हूँ मुझे बहुत खुशी हुई है इससे, बहुत, और उम्मीद करता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब से। देखिए, कोई भी हमारी कराची की खिदमत करे हम उसे वेलकम करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत पिसे हुए हैं।
ठीक है, हमारा तो मतलब उससे नहीं है कि पार्टी इससे हो इससे हो, हमें तो काम चाहिए। हम तो एक शहरी की हैसियत से बिल्कुल हम उन्हें वेलकम कराची करते के हैं आवाम को और काम चाहिए। मैं अपनी खिदमत भी उन्हें पेश करने के लिए, जो आपके टीवी के तवस्सुत से मैं उन्हें अपनी खिदमत भी पेश करना, जहाँ भी वो मुझे बुलाए मैं आऊँगा। सोहेल आब्दी साहब भी हैं, इन्हें भी मैं दावत देता हूँ। तो ये है। बाकी जो पिछले जो हालात जो आपने कराची के देखे, तो अच्छा दौर भी गुजरा है। फारूक सत्तार भाई का एक अच्छा मेयर गुजरा है। फारूक सत्तार साहब एक अच्छे मेयर गुजरे हैं। उनकी जो चीज़ें बनाई हुई हैं वो आज तक नज़र आ रही हैं। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, तो उन्होंने तो रोज़मर्रा की रूटीन पूरी की थी। काम किया उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो रोज़मर्रा का काम था, सड़कें बनाना, ये बनाना। ठीक है। उसके बाद हमारे वसीम अख्तर साहब आए, उन्होंने 4 साल इख्तियारात का उन्होंने रोया। फंड नहीं है, फंड नहीं है, पूरे मराहत लेते थे, फैसिलिटी जितनी थी वो लेते रहे। आखिरी दिन उन्होंने पेपर ऐसे फाड़ा, उछाल के चले गए। उसके 2 महीने के बाद उन्होंने रैली निकाली। यही रैली आज से अगर 2 साल पहले निकाल के चीफ मिनिस्टर हाउस पे चले जाते, अपना इस्तीफा फाड़ के दे देते, तो कराची के दिल में जगह बना लेते। इसीलिए आज मेरे इख्तियारात नहीं है, तो इसीलिए आज एमकेएम बन गली में खड़ी है। पॉइंट सही। और बन गली में खड़ी होने का मकसद क्या है? दूसरी वजह भी है कि उन्होंने जो कराची का जो सबसे बड़ा सियासतदान है, वो आप माने या ना माने, मेरी नजर में कराची में उससे बड़ा सियासतदान जो है फारूक सत्तार से बड़ा कोई नहीं है। और उन्होंने फारूक सत्तार को साइड लाइन लगाया हुआ है। और एमकेएम कभी भी पनप नहीं सकती है फारूक सत्तार से भाई के बगैर, ये आप याद रख लें। अच्छा, फारूक सत्तार साहब जोड़ने में लगे हुए। जी हाँ, फारूक सत्तार साहब जोड़ने में लगे हुए, जोड़ने में लगे। फारूक सत्तार एक बहुत बड़ा सियासतदान है, ठीक है। उसके गुड ऑफिसर्स बहुत हैं, ठीक है। और उनके जो जिस तरीके से वो कराची की खिदमत उन्होंने की, तो लोग उनको बहुत चाहते हैं। तो अब एमकेएम को भी चाहिए कि उनको लेके आगे बढ़े और इस कराची शहर की खिदमत करें। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? होने चाहिए जल्द? बिल्कुल होने चाहिए। निचली सतह पे जो है ना इख्तियारात को ट्रांसफर करना चाहिए। क्या वजह है इसकी? कमजोरी क्यों है? क्यों ये जल्द नहीं हो रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो करंट जो सेंसस हुई है, कराची को अक़लियत में तब्दील करने की एक ऐसी साजिश, 3.5 करोड़ आबादी के शहर को 1.5 करोड़ में तब्दील कर दिया। आप डिलिमिटेशन जब तक नहीं करेंगे, और सही तो रोना जमात इस्लामी भी रो रही है। नहीं तो बिल्कुल सही रो रही है। देखिए, कराची के अंदर जो पॉलिटिक्स करते हैं, अभी बात की आपने, तो मैं नेमतुल्लाह खान के दौर की भी बात करूंगा कि एक बेहतरीन काम किया उन्होंने। और आपको पता है कि कराची के अंदर जितने फ्लाईओवर्स इब्तदाई बने, 121 अरब रुपीस का पैकेज 96 में जब उनकी हुकूमत को फारिग किया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो कराची के लिए ग्रांट अप्रूव करके गई, उससे ही पे ये फ्लाईओवर्स बनना शुरू हुए। देन नेमतुल्लाह खान के दौर में सिंध हुकूमत या उनकी अपना सिटी गवर्नमेंट का जो जनरेट किया फंड, उससे काम किए, बहुत अच्छे किए। तो बाकी के मेयर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स भी काम कर सकते थे। ये जो 1.5 करोड़ की आबादी का डेटा आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? नादरा से आ रहा है जनाब। जब एक गलत मर्दमशुमारी होगी कराची को अक़लियत में तब्दील करने के लिए, तो डेटा होगा ना। तो नादरा ने ये जिसने भी जो गलतियाँ की हैं, इलेक्शन कमीशन ने, उनको चाहिए कि इसका रिवाइवल करें, इसको रिव्यू करें और देखें कि अब करंट सेंसेस इनको करनी चाहिए। और लोकल बॉडी इलेक्शन बड़े ही लाजमी हैं, ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि एक मोहल्ले का आदमी भी काउंसलर से जाके मिलके अपने मसाइल बता जी। लेकिन अभी उसकी आसान हो जाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अभी तो शायद एक यूसी सेक्रेटरी से भी बंदा मिलने के लिए ढूंढता है कि यूसी सेक्रेटरी साहब कहाँ मौजूद है, जबकि वो गवर्नमेंटल अपॉइंटेड होता है। और जब ये नाज़मीन वाला सिलसिला था, तो नाज़िम की अपनी मर्जी के ऑफिस में बैठे ना बैठे, मसाइल का हल हो या ना हो, लेकिन सब अच्छा है कि रिपोर्ट होती थी। लेकिन आवाम तो देखती थी ना कि सब अच्छा कहाँ से, यहाँ तो सब बुरे से बुरा ही होता चला आ रहा है। उसको बेहतर बनाने के लिए कराची के अंदर जितनी तंजीमें भी ऑन बोर्ड हैं, सबको एक पेज पे आना चाहिए।
देखें कराची खूबसूरत होगा, सिंध खूबसूरत होगा, सिंध खूबसूरत होगा, पूरा पाकिस्तान खूबसूरत होगा। ये बार बार एक सवाल होता है कि जोड़िया बाजार उठने वाला है, उसकी जगह दे दी गई है, इसकी हकीकत क्या है? नहीं, ये कई दफ़ा ये बिल्कुल ये ऐसा प्लान हुआ, जैसे सब्जी मंडी वहाँ पहुँचा दी गई, कराची का सेंट्रल जेल इस वक्त आबादी के दरमियान में है, जबकि आबादी के दरमियान में जेल नहीं हुआ करते। हमारी बात हुई थी केडीए के लोगों से, उन्होंने कहा कि जो है कोई रजिस्टर्ड हमारे पास यूनियन आए तो फिर हम उसको जो है वो जगह दें। मैंने कहा जगह कहाँ है, पहले वजाहत तो करें, तो वो भी उन्होंने वजाहत नहीं की। जी, तो जब वो वजाहत भी नहीं कर सके, हवाओं में अगर जगह है, मेरा तो ख्याल है कि अगर जोड़िया बाजार के लोग ताजिर मुतमईन है तो उनको शिफ्ट ना किया जाए, और अगर हुकूमत ये समझती है कि इसको शहर से अलग करके और वहाँ कोई क्रैपिंग ना हो, कोई और आके ऑक्युपाइड ना हो जाए, वहाँ कोई बेहतरीन सा पार्क बन जाए या कुछ भी बन जाए अगर उन जमीनों पे, और वो जगह बेहतरीन अंदाज में, जैसे अब सब्जी मंडी, यकीनी बात है कि शहर से ऑल टाउन ट्रैफिक के हवाले से इतनी आबादी हो चुकी है कि इस वक्त आपको 5 किलोमीटर का भी सफर तय करना पड़ेगा तो वो आधा घंटा आपको लगेगा। अच्छा देखें शब्बीर मेमन साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कराची की आबादी इतनी हो चुकी है, कई फ्लाईओवर्स बन चुके हैं तमाम, लेकिन ट्रैफिक का रश कम नहीं हो रहा, इसलिए कि आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और 3.5 करोड़ जो मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, मेरा ख्याल में कुछ लोग मुफक्किरीन तो कहते हैं कि 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है कराची की आबादी, जहाँ आप ये देखें कि आज से ज्यादा नहीं 25-30 साल पहले ये अपना राशिद मिनास रोड नीपा से डिगरोड जाने 8 बजे के बाद लोग डरा करते थे। आज हाईवे पे इतनी ज्यादा, कोई बैरिया टाउन बन गया, तो गुलशन मेमार बन गया, तो इतराफ में ना जाने कोयटा टाउन और क्या क्या बनता चला जा रहा है कि लगता है कि कराची और हैदराबाद के दरमियान लोकल बसें चलना शुरू हो जाएंगी। ये तो होगा। तेजी कितनी, आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम उस तरफ देख ही नहीं रहे। चलो फैसिलिटाइट करना कि जहाँ जो नए शहर आबाद हो रहे हैं, इस कराची शहर के अंदर नए इलाके आबाद हो रहे हैं, उनको पानी के मसले, बिजली के मसले, ये तमाम उनके दूर करें, लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी के लिए उनको आप सेंसस के अंदर लेके ही नहीं आ रहे। आप उनको वही 1.5 करोड़ पे रखा हुआ है, तो जो फंड मिलेगा, जो बजट के अंदर चीजें मख्तस होंगी, वो 1.5 करोड़ की होंगी, 3.5 या उससे ज्यादा की आबादी के लिए नहीं होंगे। तो इस्तेसाल हो रहा है कराची शहर का, जो खत्म होना चाहिए। कराची शहर में तो कराची का आदमी अगर भूख से बेताब हो जाए और रोड पे खड़ा हो जाए और भीख मांगने के लिए, तो उसको तो भीख भी मांगने नहीं दी जाती। वहाँ भी ठेकेदारी निज़ाम है और उससे कोई ठेकेदार से मिलना पड़ता है, और वो ठेकेदार का NIC भी कराची का नहीं है। ये एक अजीब अलमिया है। नहीं, ये मतलब मैं क्या बोलूं, छोटे छोटे बच्चे वाइपर लेकर, छोटे छोटे बच्चे लेके वाइपर लेके, छोटी बच्चियां, जिस पे जो है वैसे ही गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बच्चे बच्चियों से काम नहीं ले सकते, वो तो रोड पे नजर आ रही है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। देखिए किसी भी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, तो आपने बैगर्स और बैगर कॉन्ट्रैक्टर्स की बात की, तो मैंने आपको क्या कहा, कराची के अंदर मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के लोग, चाहे किसी भी इलाके के, यहाँ रोजी रोजगार, चाहे वो भीख के जरिए, चाहे वो चीटिंग के जरिए, चाहे वो हक हलाल का कारोबार करने के जरिए यहाँ आते हैं और कराची उनको समोता है। लेकिन कराची के लोगों को वो हुकूक हासिल नहीं है जो उनको होने चाहिए। कराची को मेरे ख्याल में लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान का, नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे लाहौर आता है। लेकिन कराची आज सियासत की नज़र लाहौर की खुशकिस्मती है कि वहाँ सिंगल पार्टी, कोई रूरल और अर्बन का चक्कर ही नहीं है। यहाँ रूरल और अर्बन के चक्कर में अर्बन सिटी, मेगा सिटी कराची, लेकिन सियासत की नज़र होता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान जब आए, तो कराची को ही सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया इस सूबे सिंध के अंदर। पाकिस्तान स्टील से लेके चाहे वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो या दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट इंटीरियर में भी, कहीं इंटीरियर सिंध में भी लगा सकते थे ना। बस वक्त की कमी है। आखिरी मैसेज जो है ना इनसे मिलूंगा कि अगर जोड़िया बाजार सुपर हाईवे पे या नॉर्दर्न पे शिफ्ट हो तो कारोबारी हजरात तैयार हैं उसके लिए। देखिए वैसे तो उसूली तौर पे ये बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कि जो अभी कराची में रश और गुंजान आबादी का जो सिलसिला चल रहा है कि जोड़िया बाज़ार को शिफ्ट हो जाना चाहिए दूसरी जगह पर, लेकिन मेन मसला ये है, एक दुकान है 10 बाय 10 की,
एक लॉजिकली चीज जो ताजिर जिससे राजी नहीं है, एक 10 बाई 10 की दुकान है, अगर उसकी आज अभी तो value- दे ही नहीं है ना, कहाँ दी है? नहीं, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 10 बाई 10 की जो जोड़िया बाजार में आज दुकान है, उसकी अगर आज हाजिर वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक अंदाजा दे रहा हूँ मैं, 40 लाख या 50 लाख रुपए की वैल्यू है। वो दुकान उससे लेने के बाद अगर आप उसको सुपर हाईवे पे 10 बाई 10 की जगह देते हो, वो 5 लाख रुपए की जगह है। नहीं, बस एक शॉर्ट बात पूछूंगा कि मतलब वैसे जाने के लिए तैयार हैं, वो तो मसाइल इंडिविजुअल है, वो तो बात की बात है। ये मसाइल की वजह से ही लोग वहां जाने पे तैयार नहीं होते। और वैसे जाने के लिए वैसे तो जाने के लिए अगर किसी को आप ये 10 लाख की चीज बेच के 1 करोड़ रुपए की चीज शेयर के प्रोग्राम बाहर का दे वक्त दोगे, कम है, वरना मजीद गुफ्तगू करता मैं। नाज़रीन, बाल कराची के वसाइल, कराची के मसाइल के हवाले से हम यही बातें करते हैं कि किसी बात करने का मकसद ही यही होता है कि इन मसाइल को हल किया जाए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपका मेज़बान शब्बीर मेमन, कराची टाइम। अस्सलाम वालेकुम।